जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। देश में हालात किस प्रकार के हैं वो आप सब प्रबुद्ध साथियों को मालूम हैं, और किस प्रकार से बहुजन समाज और ख़ास तौर से बहुजन समाज में जो SC ST वर्ग यानी दलित समाज है उसके साथ में किस तरीके की सरकार या सरकारी सिस्टम के अनुसार किस प्रकार की जाति की जा रही है, चाहे वो हाथरस का मामला हो और चाहे वो अन्य किसी बलरामपुर हो। बहुजन समाज की बेटियों के साथ में जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक घटना आई हैं, ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। और आज से पहले देखा गया है कि जो भी मुलजिम होता है, जो जो पकड़ा जाता है या जिसका नाम होता है कि इस आदमी ने ये जो शर्मनाक करतूत है, जो हरकत है वो की है, उसके खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा होता है। लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि मनीषा वाल्मीकि जो दलित समाज की बेटी हाथरस में थी, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। और जिन 4 सवर्णों ने, जिन 4 ठाकुरों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो ठाकुर समाज से थे। वहाँ के मुख्यमंत्री ठाकुर, वहाँ के DM ठाकुर, वहाँ के SP ठाकुर, सारा सिस्टम जो है वो ठाकुरों के हाथ में रहा। हद तब हो जाती है कि तब सवर्ण जो महासभा है वो उनको बचाने के लिए सामने आ जाती है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे दलित समाज के, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, बड़े लेवल अफसर हैं, IAS PCS हैं, PCS हैं, जिस पद पर हम लोग बाबा साहब के आरक्षण की वजह से बैठे हैं, उनमें से कितने लोग तैयार हैं इस प्रकार की घटनाओं पर अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए। इसी सारे मुद्दे पर मैं आपको लेकर के आया हूँ कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस में माने KP चौधरी साहब, जो सरकारी कर्मचारी SC ST अनुसूचित जाति जो सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है उसके प्रधान महासचिव अक्सर हमसे बात करते हैं और बड़े मुखर तरीके से बात करते हैं। इसी मुद्दे पर मैं उनसे बात करूंगा, मालूम करेंगे कि अब इससे ज़्यादा और क्या इंतज़ार है दलित समाज के लोगों को, जब बहन बेटियों की इज्जत लुट रही हो और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो। तो आइए मिलते हैं KP चौधरी साहब से। देखिए, आज जो माहौल है, और मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये जो घटना घटी है बच्ची के साथ, वो भी एक गरीब बच्ची के साथ, वो भी एक अनुसूचित जाति समाज की बच्ची के साथ, जिस तरीके से रेप करना, उसकी जबान काट देना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, अस्पताल में दिल्ली उसका भर्ती होना, अचानक ही उसकी मौत की खबर आना, और उसके बाद प्रशासन द्वारा अचानक ही उसको आधी रात को ले जा करके और हाथरस के उस गांव में जला देना, उसके माता पिता को उसका मुंह भी न देखने देना। अरे, हम ये कहते हैं कि कौन सी भारतीय संस्कृति का इसमें अनुपालन हुआ? अगर भारतीय संस्कारों की बात करें तो कौन से संस्कार का पालन हुआ? जिला कलेक्टर का ट्रांसफर, SSP का ट्रांसफर कर देना, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? पहले भी जिला कलेक्टर ट्रांसफर होते रहे, पहले भी जिले के कप्तान ट्रांसफर होते रहे। इस समस्या का समाधान मेरी राय में ये कभी नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हमको मानसिक परिवर्तन करना पड़ेगा। इस देश का जो गरीब तबका है, जो देश की विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, जो आपका मेला उठाता है, जो आपके टॉयलेट साफ करता है, जो आपकी गाड़ी में ड्राइवर का काम करता है, आपके खेतों में मजदूर बनकर के आपका धान बोता है, जो इस देश को कृषि प्रधान बनाता है, जो इस देश का शहरी विकास करता है, और सिर्फ रोटी उसको मिलती है, इसके अलावा उसकी छत, उसके सिर पर छत तक नहीं होती, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं होती। हमने देखा कि जब कोरोना की महामारी हुई तो लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी। हमारे संगठन ने थोड़ी पहल की, कुछ लोगों को चप्पल प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई समाधान नहीं हो सकता। कितने लोगों को चप्पल दी जा सकती है? लेकिन ये लोग भूखे रह करके, नंगे रह करके, इनके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर पर कपड़ा ना हो, उसके बावजूद भी पूरे समर्पित भाव से इस देश के विकास के लिए काम करते हैं जी। और उसके बावजूद भी अगर इनके साथ इस टाइप का अन्याय, अत्याचार निरंतर किया जाएगा तो ध्यान रखिए, यहाँ पर रूस की क्रांति को मैं कोट करूंगा, रशियन रिवॉल्यूशन को अब वो लोग सीख ले सकते हैं दुनिया के इतिहास से। ये देश में जब जब भी दुनिया में क्रांति, उसको भूखे नंगे लोगों ने किया, पेट भरे लोगों ने नहीं किया। इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि ये लोग उस दिशा में जाएं। क्या ये भारत देश के हक में होगा? मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जातिगत आधार पर जाति का लाभ उठा करके, अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण कह करके, गरीब जाति की, गरीब समाज की बेटियों के साथ में जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उनके साथ रेप किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, क्या ये भारत देश के हक में जा रहा है? क्या जो सरकार, जिनकी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक को सुरक्षा देने की, क्या वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? अगर कोई किसी जाति विशेष का आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, किसी जाति विशेष का आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है, किसी जाति विशेष का कप्तान अगर जिले में लग जाता है, किसी जाति विशेष का कलेक्टर किसी जिले में लग जाता है,
तो क्या वो कलेक्टर उसी जाति के लिए या पूरे जिले के लिए, मैं जानना चाहता हूं, क्या वो मुख्यमंत्री उस प्रदेश के लिए या उस जाति के लिए जिस जाति को बिलोंग करता है, क्या वो प्रधानमंत्री उसी जाति के जिस जाति का हुआ है, या पूरे देश का प्रधानमंत्री है? ये सवाल आज देश के सामने खड़े हो गए। इसके लिए विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। और मैं कहूंगा कि जो लोग इस देश के धन साधनों पर, देश के धन हर चीज पर जिन लोगों का कब्जा है, इस देश की धरती पर भी उनका कब्जा है, एग्रीकल्चर लैंड के वो मालिक हैं, इस देश के कारखानों के मालिक हैं, इस देश के धन पर वो काबूज हैं, और सारी चीज उनके हाथ में। और ये जो मजदूर लोग हैं, ये जो लोग मेहनतकश लोग हैं, ये लोग देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करते, उसके बावजूद इनको कुछ नहीं मिलता। और मिलता है तो तिरस्कार हाथरस वाला मिलता है, तो तिरस्कार आंध्र प्रदेश की वो डॉक्टर का मिलता है, तो रोहित वेमुला में। कहने का मेरा मतलब यह है कि कितने कांड गिनाए जाएं, एक के बाद दो। गोहाना कांड अगर अलग होता है, हस्तिनापुर कांड अलग होता है, कितने कांड इस देश के अंदर हमारे समाज के साथ हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की जातिगत व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते हैं, जातिगत आधार पर जो ये अत्याचार करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव आज तक देखने को नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि आप भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान के तहत आपको जीने के लिए आपको एक व्यवस्था दी गई है। आप भारत के संविधान में विश्वास करते हुए, भारत के सभी नागरिक आपस में बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। आप आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होइए, एक दूसरे को सहयोग करिए। और ये जो आप सोचिए कि अगर कल आने वाले समय में कोई दलित समाज का मुख्यमंत्री बनता है और वो ऐसा करे जैसा आप कर रहे हैं, कल दलित समाज का आदमी प्रधानमंत्री बनता है और जो आप लोग कर रहे हैं अगर ऐसा ही वो करे, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो लोग अनुसूचित जाति समाज के जिस पद पर भी पहुंचे हैं, चाहे वो कलेक्टर लगा है, चाहे वो कप्तान लगा है, चाहे वो मुख्यमंत्री लगा है, चाहे वो किसी भी पद पर गया है, उसने सारे देश के सभी समाज के लोगों को साथ लेकर काम किया है और अपनी जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक दायरे में अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने का ईमानदारी से काम किया है। क्या आप लोग ऐसी सीख नहीं रख सकते? क्या आप ऐसी सीख अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते? अगर इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर व्यक्ति संविधान के दायरे में काम करके इस देश के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है, तो क्या दूसरी जाति के लोग भारत के संविधान को अपना सर्वोपरि मानते हुए क्या इस देश के हर व्यक्ति के साथ प्यार नहीं कर सकते? क्या हर व्यक्ति को साथ लेकर अपने साथ लेकर चलने की सोच नहीं रख सकते? अगर ऐसा नहीं रख सकते, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत राष्ट्र के विकास की अगर आप बात करते हैं तो पूरी तरह बेईमानी है। अगर भारत को आप प्यार करते हैं, अपने देश को अगर प्यार करते हैं, तो आपको भारत के हर नागरिक के साथ प्यार करना होगा, भारत के हर नागरिक को साथ लेकर चलना होगा। गरीब और अमीर का जो भेद आपने अपने मन में बना रखा है, जातिगत आधार पर जो भेदभाव अपने दिमाग में स्थापित कर रखा है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक सबल राष्ट्र की स्थापना करेंगे। और अगर आप जिस तरह आप लोगों की सोच आज डेवलप हो रही है कि इन्हीं लोगों के साथ अत्याचार, इन्हीं लोगों के साथ अत्याचार, अरे सोचो अगर ये सड़कों पर आए तो क्या होगा? इस देश की 1/4 आबादी अगर सड़कों पर आएगी तो क्या होगा? क्या इतनी फौज है? नहीं है। इतनी पुलिस है? नहीं है। क्यों इनको मजबूर किया जा रहा है बार बार के सड़कों पर ये आए, ये प्रतिरोध करें, ये विरोध करें, ये सरकार के खिलाफ जाएं? अरे ऐसा क्यों आप माहौल आप बनाते हैं? चंद लोग इस समाज के अंदर इस दूषित मानसिकता के तहत जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उससे पूरे राष्ट्र को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरा आज मैं एक अपील करूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मैं अपने समाज की तरफ से ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मेरा समाज का हर व्यक्ति इस देश के विकास के लिए 24 कैरेट का आदमी है और 100% समर्पित भाव से काम करता है। वो देश के विकास के प्रति उसका समर्पण कभी भी किसी भी स्तर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये दूसरे जो लोग हैं, दूसरे समाज के जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनमें समर्पित भाव के लोग नहीं हैं, उस समाज में भी समर्पित भाव के लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हाथरस जैसी घटना को, गोहाना जैसी घटना को अंजाम देते हैं, जो एटलीस्ट भारत के जो भारत का जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ करके भारत राष्ट्र को एक चुनौती देते हैं, भारत राष्ट्र का नुकसान करते हैं। मेरी अपील है कि इस मानसिकता से आपको उभरना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, अपनी मानसिक सोच को आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम एक सबल राष्ट्र, एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। ये थे केपी चौधरी साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भारत को भारत बनाने की बात कही। जिस बात को भारतीय संविधान कहता है, समता, मैत्री, करुणा की बात, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखित इस भारत का जो संविधान है, जो वो हमको सिखाता है और जो एक सभ्य आदमी की पहचान होनी चाहिए, जो इस सभ्य
सोसाइटी की, सभ्य समाज की पहचान होनी चाहिए, वो तमाम बातों पर के.पी. चौधरी साहब ने अपनी बात बड़े मुखर तरीके से रखी और उन्होंने चलते चलते ये भी आपको चेताया कि अगर ये देश की चौथाई आबादी यानी SC ST जो 25% 26% इस मुल्क के अंदर रहती है, जो मजदूरी करती है, मकान बनाती है, रोड बनाती है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो जिस पोस्ट पर भी अपनी ईमानदारी के साथ में अपना काम करती है, सोचिए अगर उसके साथ में आपने ये जाति बंद नहीं की, अगर वो चौथाई आबादी रोड पर आई तो फिर इस देश का सिस्टम क्या होगा। ये उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए और जो सरकार में बैठे हुए तमाम सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो किसी पद पर तैनात हो, उनके लिए विचारणीय प्रश्न है कि हम इस भारत को किधर ले जा रहे हैं और हम इस भारत की छवि किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए राहुल लाइव।